We have already discussed what is specific heat capacity, what is molar specific heat and molar specific heat at constant volume, and also we have discussed molar specific heat at constant pressure. Now we are going to discuss specific heat capacity of water. Basically we are going to discuss specific heat capacity for different mediums, and then we are going to compare these mediums, that what is the effect of specific heat capacity over the medium, and what is the variation with the mediums. Now for that, it is experimentally calculated that the specific heat capacity for water for 1 kg is 4200 joules per kg per Kelvin, and for another substance, that is soil, dry soil, it was calculated as 810 joules per Kelvin per kg per Kelvin. Now let's compare both these values, and it is clear from the values that the heat required to rise the temperature of 1 kg soil is much less, much less, even 5 times less than that of the heat required to rise the temperature of 1 kg water. So in order to observe why earth is so hot, or why earth became so much hot quickly, is that the specific heat capacity, the amount of heat required to rise the temperature, is 5 times less than the amount of heat required to rise the temperature of same amount of mass of water. अगर हम पानी का अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल और पानी लेते हैं, सेम मैस ऑफ सॉइल और पानी लेते हैं, तो सॉइल जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. सॉइल को गर्म करने के लिए हमें तकरीबन 8-10 जूल्स एनर्जी के चाहिए होंगे, जबकि हमारे पास पानी को गर्म करने के लिए तकरीबन 4200 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू राइज दिस टेम्परेचर, इन ऑर्डर टू राइज द टेम्परेचर टू 1 केल्विन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीडियम हमारे पास, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जिस मीडियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो मीडियम ज़्यादा टाइम लेगा हीट अप होने में, और उसके साथ साथ उस मीडियम को ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है हीट अप होने के लिए. और हम ये इट इज़ ऑब्जर्व, यही रीज़न है, जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पास सॉइल जो है, सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर. तो दैट इज़ द रीज़न कि ज़मीन का टेम्परेचर, ज़मीन बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और ज़मीन बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है. लेकिन जो पानी है, समंदर का टेम्परेचर अगर एक दफ़ा इंक्रीज़ हो जाए तो इट विल टेक टाइम टू लूज़ द टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि ये बात लास्ट टाइम मेरा ख्याल है हम लोगों की डिस्कशन में भी हुई थी, दैट water has less dissipation. वाटर हीट को डेसिपेट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, कि वो हीट को डेसिपेट करे. इट्स अ गुड कंडक्टर, लेकिन हीट डेसिपेशन जो है वाटर की वो कम है. दैट इज़ वाई कि हमारे पास जो है समंदर का पानी जल्दी ठंडा नहीं होता, बल्कि अगर एक दफ़ा गर्म हो तो वो आपके पास गर्म ही रहता है. और इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि समर से विंटर के दौरान हमारे पास temperature variation is much smaller at the places near the sea as compared to समर के दरमियान. जैसे अब अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं तो पाकिस्तान में कराची में वेदर्स जो है वो गर्मियों और सर्दियों में कुछ ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं ऑब्ज़र्व किया जाता. तो ये इसकी रीज़न क्या है कि पानी है, और पानी जो है वो टेम्परेचर जल्दी अपनी हीट डेसिपेट नहीं करता. Now moving on towards our next terminology, that is latent heat of fusion. और latent heat of fusion हमारे पास क्या है? Basically fusion, first of all we have to revise the concept of fusion. What is fusion? Fusion का मतलब हमारे पास है direct transfer of our solid into liquid. ठीक है जी. अब कहता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, बेसिकली अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, वो बेसिक आपके पास मेल्ट हो रहा होता है.
अगर सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो क्या है आपके पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पे हमारे पास यूजुअली सॉलिड्स मेल्ट होते हैं, हमने ये बात कही, और उन स्पेसिफिक टेम्परेचर्स को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो अगर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में जा रहा है और अगर उसका टेम्परेचर हम नहीं बदल रहे, तो उस वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज़ योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, एंड दैट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज़ given by a delta QF and that is 3.6 into 10 raised to power 5 joules per kg। अब डेल्टा Q का मैथमेटिकल फार्मूला अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये डेल्टा Q का मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास आएगा डेल्टा QF, बिकॉज इट्स द फॉर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए हम लोगों के पास ये बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैस, इट डायरेक्टली रिलेट्स विद द अमाउंट ऑफ मैस। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैस होगा हमारे पास, उतनी ज़्यादा हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। अगर अमाउंट ऑफ मैस कम होगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू भी कम होगी। बोथ गॉट द डायरेक्ट रिलेशन। और ये जो अभी हमने कहा कि आइस के लिए वैल्यू आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ये है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स कि हम लोग अपनी आइस अगर मेल्ट करना चाह रहे हैं एट 0 डिग्री, तो किस तरह 0 डिग्री टेम्परेचर है, हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, लेकिन हम लोगों के पास अगर टेम्परेचर को हम नहीं बदल रहे हैं, फिर भी हम चाह रहे हैं कि हमारे पास स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज़ क्लियर कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सिस्टम को वेपरस फॉर्म में जाना है या गैशियस फॉर्म में जाना है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ द लिक्विड कम्प्लीटली इनटू द गैस at the boiling point without a change in its temperature is known as latent heat of vaporization। कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई लिक्विड है, लेट्स सपोज 1 kg लिक्विड है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ स्लाइड में एरर है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ आइस की जगह हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की जगह आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आना था। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिस इज़ फॉर वाटर, क्योंकि वाटर इज़ द लिक्विड स्टेट ऑफ आइस। यहाँ पर हम लोगों के पास सबसे पहले तो एक चेंज करनी पड़ेगी हमें, कि दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। और अब लिक्विड स्टेट में आपके पास पानी है, लेट्स सपोज यू हैव 1 kg वाटर, और आप 1 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप उसको स्टीम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है, और वो वैल्यू आपके पास ये मेंशन्ड है, दैट इज़ 2.26 × 10⁻⁶ joules per Kelvin। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आपको याद होगा हमने अभी स्टार्ट में बात की थी कि हम लोग आज के लेक्चर के अंदर जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम CP मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रिलेशन ड्राइव करेंगे विद द आइडियल गैस कांस्टेंट। तो आइडियल गैस कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, दैट रिलेशन इज़ रिटन इन द ऑन योर स्क्रीन्स। और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि CP - CV = R है। ये रिलेशन बड़ा फेमस है, हम इसको ड्राइव करेंगे। इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले लेट्स कंसिडर दैट Q हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम। और सिस्टम क्या है, आपके पास बेसिकली एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आपने गैस इनक्लोज की हुई है, और गैस जो है वो फिक्स्ड, पिस्टन जो है आपके पास वो फिक्स है। Now let's say we are storing the energy. Gas stores energy in the form of, हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर ही गैस के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। हमने अभी क्या किया, हमने ये अज्यूम कर लिया वी हैव अ सिलेंडर, और उस सिलेंडर के अंदर हमने गैस फिल किया और उसका हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रही हैं। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है हम लोगों के पास, जब भी हम सिस्टम में हीट एंटर करेंगे तो वी आर बेसिकली चेंजिंग द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज करने का मतलब है वी आर चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के जो चेंजेस हैं दैट आर रिलेटेड विद द हीट
विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ऑलरेडी याद पढ़ा हुआ है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है चेंज इन हीट प्लस चेंज टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, टोटल वर्क डन के बराबर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि वी हैव केप्ट द कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, और फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आपको याद हो तो वी हैव कैलकुलेटेड द वर्क डन्स, और वर्क डन की जो वैल्यू आती है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास वर्क डन की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन आपके पास 0 आ गया, और यहाँ से हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो वो बराबर आ गई चेंज इन द हीट ऑफ द सिस्टम के। और इसके अलावा हमने ये बात पढ़ी हुई है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर होती है CV/dt के। इट इज़ ड्राइव, प्रीवियसली हम लोगों ने इसको ड्राइव किया था जब हम लोग PV गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का रिलेशन प्रूव कर रहे थे। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ है रिलेशन। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन, अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये कहते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास अब गैस जो है दैट इज़ इनक्लोज्ड इनसाइड द सिलेंडर। एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे, लेकिन रिपीट किस तरह से करेंगे, वी आर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट फॉर द गैस। और अगर प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं तो ऐसी सूरत में हम लोगों ने फिर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम, DQ हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम, और सिस्टम में जब हीट ऐड होगी तो हम लोग ने अभी कहा कि वी विल यूज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन यही है हमारे पास, डी ई इंटरनल इज इक्वल टू DQ प्लस DW। और इसमें हम लोग वर्क डन की वैल्यू नोट डाउन करते हैं एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वर्क डन फॉर द कांस्टेंट प्रेशर, और उसकी वैल्यू अगर आपको याद हो तो दैट वाज -PdV। अब -PdV आ गया, और हमने कैलकुलेट किया हुआ है हमारे पास DQ की वैल्यू। प्रीवियसली हमने DQP एट द कांस्टेंट प्रेशर हमने DQ की वैल्यू भी कैलकुलेट की हुई है। तो ये वैल्यू हम बेसिकली DQ की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और हमने PdV के लिए हमने रिलेशन पढ़ा, PdV की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं, पुट करते हैं, कोशिश करेंगे कि हमारे पास सेम वैल्यूज़ हो कॉन्स्टेंट्स की, ताकि प्रेशर और टेम्परेचर इन सेम टर्म्स हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएँ। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने, ये फर्स्ट स्टेप आपके पास, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने वर्क डन की वैल्यू पुट की फॉर द कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन की वैल्यू पुट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपनी ये DQ की वैल्यू निकालते हैं। जो चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर थी उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, कैलकुलेट की हुई है। फिर रेफरेंस लेंगे हम वही पुराना, जब हमने PV गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव किया था, तो उसके लिए हमने जो इक्वेशन DQ की वैल्यू निकाली थी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली अपने लिए, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे PdV की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे PdV की जगह हमें, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनिशियली हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें R रिक्वायर्ड है, और अभी तक हमारे पास यहाँ इस रिलेशन के अंदर कोई भी R नहीं है। प्रीवियस रिलेशन में भी हमारे पास यहाँ पर भी कोई R की वैल्यू नहीं थी। सो वी विल कन्वर्ट PdV इन टर्म्स ऑफ R। तो उसके लिए अगर आपको याद हो, हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इज इक्वल टू nRT, और PV इज इक्वल टू nRT है अगर, तो हमारे पास हम यहाँ पर बेसिकली V जो है, लेट्स सपोज हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, V चेंज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आएंगी। तो हमारी ये आइडियल गैस इक्वेशन जो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और चेंज होकर ये क्या बन जाएगी, PdV इज इक्वल टू nRDT। वॉल्यूम के चेंज की वजह से आपके पास टेम्परेचर का चेंज आएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ PdV एंड DQP इन दिस इक्वेशन, और जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास इंटरनल एनर्जी की ये वैल्यू आई थी, और फॉर कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास इंटरनल एनर्जी की ये वैल्यू आई है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी, और इस इक्वेशन की फॉर्म में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास N और DT जो है वो पूरी इक्वेशन में से हम कॉमन लेकर बैलेंस कर सकते हैं, और कॉमन लेकर बैलेंस करने के बाद इक्वेशन को रीअरेंज किया है, और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास वही रिक्वायर्ड फॉर्मेट आ गया है जो कि हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे थे, एंड दैट इज़ योर CP माइनस CV इज इक्वल टू R।
नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फॉर सी वी एंड सी पी। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ सी वी और सी पी कैलकुलेट की है यहाँ पर हमने, और ये कैलकुलेट की है फॉर आइडियल गैस, फॉर गैसेस मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक गैसेस। और वैल्यूज़ कैलकुलेट करने से पहले अगर आपको याद हो, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी के बाद हमने डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया था, और डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कैलकुलेट किया था। और हमने मोनोटॉमिक गैस के लिए इट वाज ऑब्जर्व्ड कि मोनोटॉमिक गैस का जो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम है दैट वाज 3। डायटॉमिक गैस के लिए जो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम था दैट वाज 5, एंड पोलियोटॉमिक गैस के लिए हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 आया था। ठीक है जी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर सी वी एंड सी पी। सबसे पहले हम सी वी के लिए सी वी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमने अपनी इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन लिख ली। अभी हमने प्रीवियसली, आपको याद होगा, हमने अभी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की है फॉर सी पी एंड डी टी के लिए। वही इक्वेशन हम यहाँ पर दोबारा लिख रहे हैं, और इक्वेशन जब हमने यहाँ दोबारा लिख दी है तो अब क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। अब वो वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। नाउ कंपेयरिंग बोथ दीज इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एन कैंसिल हो जाएगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिंपल क्या बचेगा, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सी वी आपके पास आ जाएगा 3/2 R। अब ये 3/2 R जो है, यहाँ पर हम R की अपनी जनरल आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास सी वी कैलकुलेट हो जाएगा फॉर अ मोनोअटॉमिक गैस। और सी वी फॉर अ मोनोअटॉमिक गैस आपके पास आ रहा है 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन। और इसके साथ ही साथ हमने सी पी कैलकुलेट करना था, तो सी पी की कैलकुलेशन करने के लिए ये आपके पास इक्वेशन हमने अभी ड्राइव की है, आर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और सी पी की वैल्यू पुट करेंगे, और आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों को सम आउट कर लेंगे, और सम करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आता है दैट वैल्यू इज़ 20.8 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर इसके साथ लिख लेनी है सी पी के लिए। और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए फॉर ऑल द गैसेस, फॉर मोनोटॉमिक गैस, फॉर डायटॉमिक गैस एंड फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डायटॉमिक गैस। अब डायटॉमिक गैस में यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, हमारे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू वही आएगी फॉर सी पी। हम पहले सी वी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो सी वी कैलकुलेट करने के लिए पहले आपके पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी वही रिलेशन यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमने कहा था कि इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास दैट इज़ गिवन बाय इंटरनल एनर्जी फॉर अ डायटॉमिक गैस, दैट इज़ उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 था। और अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 था तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेटेड की वैल्यू ये आपके पास आ रही थी। नाउ कंपेयरिंग बोथ दिस इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट जो हमारे पास सिमिलर वैल्यूज़ हैं दैट इज़ एन एंड डी टी, ये बैलेंस हो जाएंगी। और सी वी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 5/2 R आ जाएगी। और यहाँ पर हम R की वैल्यू पुट करेंगे तो हम सी वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और सी वी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम सी पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिएटॉमिक गैस, और पोलिएटॉमिक गैस में हमने कहा था कि हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज़ 6। अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 है तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर 6/2 था, 6/2 NRDT था। तो 6/2 का मतलब आप इसको बैलेंस कर लेंगे तो आपके पास सिर्फ 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 ही हमने इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब आपके पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई, दो वैल्यूज़ हैं, यू आर गोइंग टू कंपेयर द वैल्यूज़ एंड फॉर आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी वी एंड सी पी। Next we have irreversible processes. This is the topic from your next chapter, लेकिन ये टॉपिक हम यहाँ पे आज करेंगे। और इस टॉपिक में हमारे पास क्या है, बेसिकली आपके पास व्हाट आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। ऐसे प्रोसेसेस जिनको अगर हम एक साइक्लिक फॉर्म में करें, आपके पास लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को इनिशियल स्टेट हमारे पास आई है। हम इनिशियल स्टेट पर लेट्स से हमारे पास सिस्टम का टेम्परेचर जो था वो T था। ठीक है, हमने क्या किया, इस गैस को
आपका सिस्टम है दैट माइट कंसिस्ट ऑफ ए गैस, हमने इस गैस को इस गैस का टेम्परेचर, इस पर हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड की और गैस का टेम्परेचर हो गया T1। ठीक है जी, वी हैव एडेड अ हीट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम के अंदर दोबारा से कुछ हीट ऐड करते हैं। लेट्स से कि हमारा जो टेम्परेचर है अब वो हो गया T2, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम में से हीट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमने ऐड की थी उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट अगर हम अपने सिस्टम में से बाहर निकाल देते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, हम क्या बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि इनिशियली वी हैव स्टार्टेड दैट वी हैव अ सिस्टम और सिस्टम का टेम्परेचर है T। आफ्टर सम टाइम वी हैव एडेड सम हीट इन द सिस्टम, इनसाइड द सिस्टम, और हमारे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर T1 हो गया। आफ्टर सम टाइम हमने दोबारा से क्या किया, अपने सिस्टम का टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ करके T2 कर दिया। और क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बाय डूइंग सम प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम में से हीट को हम अब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले हम सिस्टम में 2 दफ़ा हीट ऐड कर चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम में से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम बाहर निकालते हैं और कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकालते हैं, जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमने एंटर की थी। तो अब सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वही टेम्परेचर हो जाएगा जो इनिशियली आपके पास था। तो दिस इज़ योर बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें सिस्टम अपनी किसी भी स्टेट पर, इनिशियल स्टेट पर मौजूद हो और आपके पास फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम भी अगर सेम आती है आफ्टर पासिंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टेप्स, अगर आपके पास सिस्टम की हीट जो है वो चेंज नहीं होती, सिस्टम के टेम्परेचर की वैल्यू सेम रहती है, तो यू कैन से कि हमारे पास जो सिस्टम था उसमें जो प्रोसेस हुआ है दैट प्रोसेस वाज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कुछ यहाँ पे हमारे पास कुछ बातें लिखी हुई हैं। उन बातों पे वो कह रहा है कि द रिवर्सिबल प्रोसेस इन द सिस्टम इज़ सच अ प्रोसेस कि जिसमें हमारे पास अगर हम मल्टीपल वेज भी उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो मल्टीपल स्टेप्स को भी उसके फॉलो करते हैं, तो आफ्टर फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पर अगर वापस आ जाता है तो दैट प्रोसेस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये डायग्राम भी हमारे पास बनी हुई है कि आपके पास इनिशियली सिस्टम जो था दैट इज़ एट टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। आपने क्या किया, सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर आप एक्सर्ट कर रहे थे, एक्सटर्नल प्रेशर, उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। और अगर वैल्यू को रिड्यूस करिए तो बेसिकली क्या हुआ, आपने मैस M1 को रिप्लेस कर दिया मैस M2 के साथ। ठीक है जी, अब आप क्या करते हैं, मैस M1 को जब आप मैस M2 से रिप्लेस कर रहे हैं, मैस M2 इज़ अ स्मॉलर मैस यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, आपके पास सिस्टम का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम अब दोबारा से क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी आर अगेन गोइंग टू रिप्लेस, क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं, मैस M2 को फिर से हम M1 से रिप्लेस कर देते हैं। अगर M2 को M1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फिर से प्रेशर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो बेसिकली जो आपके पास इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट थी, आपका सिस्टम दोबारा से अपनी इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही आ गया। सो वी कैन से दिस प्रोसेस जो यहाँ पर हुआ, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी अनडन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर जो कॉमन एग्जांपल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की दी जाती है वो ये दी जाती है कि आपके पास एक अदद परफ्यूम बॉटल है और उस परफ्यूम बॉटल में से आप क्या करते हैं, परफ्यूम को स्प्रे करते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास क्या हुआ, पहले आपके परफ्यूम का वॉल्यूम, बॉटल का वॉल्यूम, बॉटल के अंदर जो लिक्विड था उसका वॉल्यूम डिफरेंट था, लेकिन आफ्टर स्प्रेइंग द परफ्यूम इट इज़ ऑब्जर्व कि वॉल्यूम कम हो गया। अब वो जो वॉल्यूम आपके पास कम हुआ है दैट इज़ नॉट रिट्रीटेबल, कि वो आपके पास दोबारा से आप उसको नहीं अचीव कर सकते, अटेन कर सकते, प्रीवियस वॉल्यूम की वैल्यू पर आप नहीं जा सकते, तो दैट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं, नेचुरल प्रोसेसेस आर रियल प्रोसेसेस, दे आर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ डायग्राम आपके पास यहाँ पे इस तरह भी बनी हुई है कि अगर आपके पास सिस्टम इनिशियली आपके पास इस वॉल्यूम पे था
और आफ्टर सम टाइम आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया, आपने मास चेंज किया, और साथ ही साथ आपके पास कुछ गैस एंटर भी हुई सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास अब आप प्रेशर दोबारा से वही मैस पुट करेंगे, अभी इसके ऊपर मैस m1 ही ला कर रखेंगे, लेकिन क्या हो गया, अब आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू चेंज हो गई है। तो अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू चेंज हो गई है तो आपके पास डेफिनेटली वॉल्यूम जो है वो भी चेंज रहेगा। अब वॉल्यूम दोबारा से आपके फर्स्ट वॉल्यूम पर नहीं जा सकता। सो दैट इज़ योर इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर जो है आपके पास, आप अगर वापस जाना चाहें तो यू कैन नॉट रीट्रैक द होल प्रोसेस। आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा फ्रॉम द इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम नहीं होंगी।